आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज के समय में ऐसा महसूस होने लगा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मतदान में जो कुछ देखने को आ रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि उसी की सब कुछ चल रही है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में ताकत है। क्योंकि बदायूं में जो कुछ हुआ उसे तमाम लोगों ने देखा, मैनपुरी में जो कुछ हुआ उसे लोगों ने देखा, और अभी हाल में संभल में जो कुछ हुआ उसे भी लोगों ने देखा। उसके बाद भी लोगों की आंख नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और अपने भाषणों में वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं, उसे देखकर भी हमारे समुदाय के लोगों को या देशवासियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये देश गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। ये देश वो देश है जहां हर समुदाय, हर वर्ग के लोग आपस में बैठकर मंत्रणा करते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। करते ही नहीं थे, आज भी अधिकतर लोग करते। ऐसा नजर नहीं आता कि वो भाई की तरह नहीं है, जबकि उनके धर्म अलग अलग है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है और चुनाव आयोग मूर्ख दर्शक बना हुआ बैठा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आज उसी की भैंस है जिसके हाथ में लाठी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में जो ये सब देख रहे हैं उसके बाद भी लोग गुंगे और बहरे बने हुए हैं। खासकर हमारे धार्मिक उलेमा, हमारे धार्मिक नेता, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो जोक दर जोक भाजपा की तरफ जा रहे हैं और अपने मनपसंद नेताओं के लिए अपीलें कर रहे हैं। इन्हीं में मौलाना कल्बे जवाद भी हैं, इन्हीं में मौलाना आगा रूही भी हैं, इन्हीं में मौलाना कौकब भी हैं और उनके जैसे दूसरे भी। चापलूसों की हद हो गई है। सुना जाता था कि राजाओं और बादशाहों के दरबार में शायर हुआ करते थे, वो चापलूसी करते थे और शेर सुनाया करते थे। लेकिन भाजपा नेता राजनाथ के दरबार में जिस तरह से एक शायर ने चापलूसी वाले शेर सुनाए, उसे देखकर हंसी आती है और लोग उनको मजाक का पात्र बना रहे हैं। लाखों मुसलमान है राजनाथ के साथ, वफा के सर पे ये सेहरा दिखाई देता है। शायर असद नसीराबादी ये कोई शेर का मिसरा नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वे किसी को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनके पास राजनाथ सिंह की पावर है। इसी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने दिल्ली की शाह मर्दा करबला को बचाने में बहुत मदद की। हालांकि इसका पूरा श्रेय मौलाना कल्बे जवाद लेते हैं। शायर असद नसीराबादी ने खुलासा किया कि वे किस तरह से एक लंबे अरसे से राजनाथ सिंह को चला रहे हैं। मुझे जो इज्जत आप लोगों ने दी उसको एक लाइन या एक आदमी के नाम लेने से अचानक जो है वो इतना बड़ा बदलाव हो गया। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को।
मेरे और राजनाथ सिंह साहब के ताल्लुकात आज के नहीं हैं। 24-25 साल हो गए हमें उस फैमिली से जुड़े हुए। जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हुआ करते थे सन 2000 में, तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। तब भी मैंने एक मुसलमान को राज्य का दर्जा उनसे कह के दिलवाया था। रोजा इफ्तार चल रहा था सीएम हाउस में, मैं मौजूद था। मैंने उनसे दरखास्त की थी इतने बड़े मुसलमानों के मजमे में, और 15 दिन के अंदर उस शख्स को लाल बत्ती मिली और राज्य का दर्जा मिला। चाहे मर्दा का मामला हो, दिल्ली का सरदारों ने हमला कर दिया था शियों पर, घुस गए थे इमामबाड़े में। रात 11:30 बजे से मेरे पास फोन आना शुरू हुए दिल्ली से। रात को कुछ हो नहीं सकता था, मैंने सुबह उनके ओएसडी पीआरओ खड़क बहादुर सिंह साहब को फोन किया। उनका नकवी साहब, आप 6:30 बजे फोन मुझे करिएगा सुबह। माननीय राजनाथ सिंह साहब जब पूजा से उठ जाएंगे तो सबसे पहली बात आपकी मैं कराऊंगा। मैंने राजनाथ सिंह साहब से पूरा वाकया बताया। उन्होंने कहा कि नकवी जी आप दिल्ली आ जाइए, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाता हूं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन को बुलाता हूं और दीगर अफसरान को बुलाता हूं, और आप 4-5 लोगों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं तो नहीं जा पाया, मैंने यहां से फोन किया और वहां से लोग मिले और जाकर के राजनाथ सिंह साहब ने ही उस मामले को खत्म कराया। और आज जो वहां पे दिल्ली पुलिस का बैच बैठा हुआ है, जो फोर्स बैठी हुई है, वो राजनाथ सिंह साहब के हुक्म से बैठी है, वो मेरी रिक्वेस्ट पे बैठी है। चाहे वो मुंबई कल्याण का मामला हो, चाहे वो भोपाल का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मेरठ अब्दुल्लापुर का सुन्नी शिया का इतना बड़ा दंगा हो गया था, सपा हुकूमत चल रही थी, मैंने उस दंगे को खत्म कराया। मैंने दोनों तरफ अपर जिलाधिकारी एडीएम पांडे साहब थे, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि नकवी साहब, अब जब तक मेरठ में पांडे है, अब एक भी गिरफ्तारी नहीं होगी। चाहे वो कोपागंज का मामला हो, मऊ का, वहां पे भी वहाबियों में और शियों में दंगा हुआ। उस मामले को मैंने कप्तान एसपी साहब को डायरेक्ट फोन करके मैंने उस मामले को किया और शियों के साथ घर छोड़ के भाग गए थे वहां के शिया, सबको वापस बुलवाया। चाहे ये जैदपुर का मामला हो, इतनी बड़ी जमीन पे कब्जा हो गया था, मैंने एसपी शमीम अहमद साहब थे उस वक्त बाराबंकी के, मैंने उनसे बात किया, एसओ से बात किया, थानेदार से बात किया, और एसओ ने खुद खड़े होकर के जो दीवारें चारों तरफ उठा दी गई थी, उन दीवारों को गिरवा दिया और कब्जा जो है वहां के शियों को मैंने कराया। चाहे वो जोगीपुरा का मामला हो, जोगीपुरा के पास एक गांव का, वहां भी किसी की जमीन के ऊपर घोसियों ने दरवाजा खोल दिया था मैदान में। उस दरवाजे को मैंने बंद कराया। मैं दिल्ली में सलाम होटल में रुका हुआ था, वहां फोन आया, मैंने फौरन जो है अमरोहा के एसपी साहब को फोन मिलाया। क्या क्या मैंने नहीं कराया। राजनाथ सिंह साहब ने कितनी मदद नहीं की हम लोगों की। कि छोटे मोटे लीडर जो कह रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो छोटे मोटे फलानी के जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, हमको ये देखना है जो टॉप लीडरशिप है वो क्या कह रही है। हमको ये देखना है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, हमें देखना है हमारे मुख्तार अब्बास साहब क्या कह रहे हैं। तो इनकी जबान से, इन लोगों की जबान से आज तक मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज हमने नहीं सुना। 400 से ज्यादा तकरीरें उन्हें की मोदी जी ने, लेकिन एक लफ्ज भी किसी भी फिरके के खिलाफ उनकी जबान से नहीं निकला है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था। कुरान की आयत है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। आज हमारे उलमा अंधे भी नजर आ रहे हैं, बहरे भी नजर आ रहे हैं और गूंगे भी नजर आ रहे हैं। और इन्हीं के लिए कहा गया था कि इन लोगों की तभी सुनना जब ये अपने घर में हो और नेता इनके घर आए। जब ये नेताओं के दरबार में हाजिरी देने लगे तो इनसे सतर्क रहना। आज जिस तरह की गिरी हुई हरकत मौलाना आगा रूही ने की है, इसी तरह मौलाना कल्बे जवाद ने भी उस समय एक ऐसी हरकत की थी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। वे उनके दरबार में जब पहुंचे तो मायावती ने उन्हें दरी पर बैठाला और मायावती स्वयं कुर्सी पर बैठी थीं। इस फोटो को जब वायरल किया गया तो इसकी समाज में बहुत ही आलोचना हुई थी। आज जब भाजपा नेता राजनाथ सिंह के दरबार में मौलाना आगा रूही पहुंचे तो भाजपा नेता ने उठने की जहमत नहीं की, बल्कि आगा रूही ने उनके दरबार में खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते किया। ये बताता है कि इन धार्मिक नेताओं ने अपनी इज्जत खो दी है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने समाज की, अपने समुदाय की भी इज्जत गंवा दी। नॉन आदमी 10-12 हजार शिया वोट राजनाथ सिंह के मुकाबले लखनऊ में ले गया। राजनाथ सिंह आपके यहाँ का हीरा है। राजनाथ सिंह हिंदुस्तान का हीरा है, बल्कि हिंदुस्तान के ताज का हीरा है। मैं राजनाथ सिंह का भक्त हूं। मैं राजनाथ सिंह मुझसे सिंह में छोटे हैं, हर चीज में मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं और फिर कहता हूं कि मैं राजनाथ सिंह के साथ नहीं चलूंगा। मैं राजनाथ सिंह के साथ नहीं चलूंगा। मैं राजनाथ सिंह के साथ नहीं चलूंगा। मैं हमेशा राजनाथ सिंह के पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि राजनाथ सिंह का कद इतना बड़ा है कि मैं उनके बराबर चलना उनकी शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं समझता। जी हाँ, सुना आपने मौलाना आगा रूही की चापलूसी वाली और बेहयाई की बातें। लेकिन इस बार अच्छाई ये कि समाज का युवा जगा हुआ है। समाज के युवा ही नहीं बल्कि उस उम्र को पार कर चुके लोग भी जगे हुए हैं और वो मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं अपने धार्मिक नेताओं से, इन्हें वोट क्यों दिया जाए? आपने इन्हें वोट देने की अपील क्यों की? क्या किसी ने हमारे रोजगार के बारे में सोचा? क्या किसी ने हमारी शिक्षा के बारे में सोचा? क्या किसी ने हमारी समस्याओं का हल निकाला? जरूरी है, 5 साल में एक बार वक्त आता है। ऐसे में अपने नेताओं से, खासकर ऐसे नेताओं जिनको आप हमदर्द मानते हैं, उनकी आंख खोलना चाहिए। राजनाथ वास्तव में एक अच्छे नेता हैं और उनके दिल में हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने हमदर्दी क्यों नहीं जताई? आखिर उनके सामने क्या समस्याएं थी, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। इतना ही नहीं कि कल क्यों नहीं जताई, आज तो उनकी आंखें खुली हुई हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक समुदाय को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। कम से कम वो एक सीनियर नेता है, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं और आज भी उनकी एक हैसियत। ऐसे में उन्हें कम से कम अपने मुंह से कोई बयान तो देना चाहिए कि यह गलत हो रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने बड़े भाइयों की संपत्ति छीनना चाहता है, अपनी बहनों का मंगलसूत्र लेना चाहता है। इस देश के लोगों ने त्याग किया है,
चाहे हिंदू हों या मुसलमान। दोनों ने त्याग किया है, दोनों ने आपस में मिलजुल कर रहने की कला सीखी है और मिलजुल कर रहना जानते हैं। ऐसे में किसी भी अच्छे नेता के ये गुण हैं, उसे बैलेंस करना चाहिए और गलत बातों का विरोध करना चाहिए, भले ही गलत बात करने वाला उसका करीबी ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और शायद इसीलिए युवा और दूसरे लोग अपने धार्मिक नेताओं पर सवालों की बौछार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सवालों के पत्थर फेंक रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपको क्या फायदा है, आप क्यों इनके पीछे लगे हुए हैं, आप पूरी कौम को इनके लिए क्यों गिरवी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कौम का हर रहबर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना आगा रूही की तरह चापलूस है, बल्कि ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष तरीके से कौम के सामने गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं। देखें कि पूरे समाज की और पूरे मुल्क की फिक्र करो। और इसीलिए जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें पूरे मुल्क को गलत रास्ते पर बचाने के लिए कोई आवाज लगानी पड़ती है, तो यहां से बिना किसी हिचकिचाहट के ये आवाज लगती है कि लोगों 100% तुमको आने वाले इलेक्शन में वोट डालना है। कुछ ने इंशाल्लाह नहीं कहा, तो आपका ज़ौक़ नहीं सही हो पा रहा है। मेरे इशारों पर गौर कीजिए, ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं, ऐसी संगीन गलतियां हुई हैं, ऐसे ऐसे राज फाश हुए हैं कि जिनके हाथ में मुल्क न जाए तो मुल्क तरक्की करेगा। उनकी कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी हरकतें और जराइम मंजर आम पर आ गए हैं कि अब मुल्क के आम लोग जो उनको आम हालात में शायद उन्हीं को वोट देते, वो भी अब तौबा तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं और तय कर दिया, ऐलान कर रहे हैं कि इनको वोट किसी कीमत पर नहीं देंगे। एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इस मौके पर अगर आप सुस्त बने रहे और आपने सोचा कि वोट देना दुनियावी काम है, वोट देने का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, हम दीनदार लोग हैं, हम वोट नहीं देंगे, तो आप मुजरिम हैं, मुजरिम। मेरा गिरबान पकड़िएगा क़यामत के दिन, मुझे तलाश कर लीजिएगा, अल्लाह के दरबार में मेरी शिकायत दर्ज करा दीजिएगा कि इसने कैसे कहा था कि हम मुजरिम हैं। मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा, मैं सैकड़ों आयात की रोशनी में जवाब दूंगा। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जब गवाही मांगी जाए किसी से और उस वक्त वो गवाही न दे, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो गुनहगार है। ला तक्तुमु शहादा, गवाही को छुपाओ मत। ये वोट क्या है? ये एक गवाही है। ये वोट ये गवाही है कि यह आदमी ईमानदार है, यह आदमी आगे बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, बेवाओं यतीमों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, किसानों मजदूरों को फायदा होगा, अकलियतों को फायदा होगा, ओबीसी को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, औरतों को उनके हुकूक मिलेंगे, किसी लड़की को छेड़ा नहीं जाएगा। यह है मतलब वोट देने का। आप जिसको वोट दे रहे हैं उसके अंदर सारे फजाइल मौजूद हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता। हमारे और आपके सामने चॉइस अच्छे और बुरे का नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर है कि ज्यादा बुरा कौन है, मुल्क को तोड़ने वाले कौन लोग हैं, मुल्क के अंदर खाना जंगी की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं, और कौन लोग वो हैं जिनको हालात ने मजबूर किया है कि वो मुल्क को जोड़ें, वो किसानों को जोड़ें, वो इंसाफ के सिलसिले की कोशिशें करें। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला हुआ है। हर शख्स के लिए वोट डालना और वोट डलवाना ये जरूरी है। 750 किसान अपने हुकूक का मुतालबा करते हुए जान दे दें और हमारे कान पर जूं देंगे, हम ये समझते हैं कि हमारा मसला नहीं है। बहरहाल आज जो हालात हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि आज के समय में देशवासियों की जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और ऐसे को वोट दें जो उनके लिए बेहतर। उन्हें यह नहीं देखना है कि कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है और कौन दूसरी पार्टी। उन्हें यह देखना है कि कौन पार्टी सत्ता में आकर संविधान की रक्षा कर सकती है और समुदायों को बंटने से बचा सकती है, आपस में लड़ाई झगड़े को रोक सकती है और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। अगर किसी पार्टी में ऐसे गुण दिखाई देते हैं तो जरूर उसका समर्थन करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।